आराम से जहां तक हमको याद कलर है, ब्लाइंडनेस से स्टार्ट करना था। हाँ याद आ गया। हम लोग एक बार जल्दी से रिकेप कराते हैं क्या पढ़े थे। हम लोग टाइप्स ऑफ सेक्स लिंकेज पढ़े थे और बताए थे इस सेक्स लिंकेज 3 प्रकार का होता है। एक बताए थे एक्स लिंकेज, एक बताए थे वाई लिंकेज, और एक बताए थे एक्स वाई लिंकेज। और हम ये बताए थे कि जिसमें एक्स लिंक्ड जीन मिलेगा वो एक्स लिंकेज शो करेगा, जिस सेक्स में मिलेगा, जिस सेक्स में वाई लिंक्ड जीन मिलेगा वो वाई लिंकेज शो करेगा, और जिस सेक्स में एक्स वाई लिंक्ड मिलेगा वो एक्स वाई लिंकेज शो करेगा। और तुमको हम पिछले प्रीवियस क्लास में ये भी समझाए थे डायग्राम के थ्रू कि एक्स लिंक्ड जीन किसमें मिलता है। एस लिंक्ड जीन, बोलो इरहान, मेल या फीमेल या दोनों? दोनों में। बहुत, दोनों में मिलता है। वाई लिंक्ड जीन, तुम बोलो जी, वाई लिंक्ड जीन किसमें मिलता है? वाई लिंक्ड जीन सिर्फ मेल में मिलता है। तुम बताओ इरहान, ये एक्स वाई लिंक्ड जीन किसमें मिलता है? बोथ मेल एंड फीमेल। बहुत में। ये हम डायग्राम के थ्रू समझाए थे और अच्छे से समझाए थे। तो इसी का दर्शन तुमको ये भी समझाए थे कि एक्स लिंकेज मेल फीमेल दोनों शो करेगा, वाई लिंकेज सिर्फ मेल शो करेगा, एक्स वाई लिंकेज मेल फीमेल दोनों शो करेगा। फिर हम बताए थे एग्जाम्पल, और हम बोले थे कि एक्स लिंकेज जो है इसका 2 तरीके का एग्जाम्पल है, दोनों याद रखना है। एक बताए थे क्या, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का कुछ एग्जाम्पल बताए थे, और बताए थे रिसेसिव डिसऑर्डर, और एक बताए थे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। और याद हो तो डोमिनेंट में 2 एग्जांपल बताए थे, एक बताए थे सूडो रिकेट्स, याद आया? यस सर। विटामिन डी की कमी से होता है। एक बताए थे इफेक्टिव एनेमल ऑफ टीथ, खराब दांत आ जाना, दांतों का एनेमल। इसमें 2, इसमें 4 एग्जांपल इंपॉर्टेंट बताए थे जो याद रखने लायक है। कौन कौन एग्जांपल था इसमें? इसमें एक था हीमोफीलिया, जो आज समझेंगे हम। एक था कलर ब्लाइंडनेस, एक था ग्लूकोज 6 फास्फेट डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एक था ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूकोज 6 फास्फेट रिडक्टेस था शायद, ग्लूकोज 6 G6PD, हाँ ठीक ठीक ठीक, G6PD, डी का मतलब डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एक था तुम्हारा ड्यूचिन मस्कुलर डीएमडी, डिस्ट्रोफिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये चारों बताए थे, और एक आध और बताए थे, नाइट कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस बताए थे। और इसके अलावा तुमको बोले थे कि डायबिटीज इंसिपिडस भी याद रख लेना बस, इसके न्यूमेरिकल आज तक ज्यादा नहीं आते। अच्छा, नाइट ब्लाइंडनेस 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है विटामिन डी की कमी से, रात को दिखता नहीं रहता, एक जेनेटिकल भी होता है। तो जेनेटिकल वाला जो होता है वो होता है बाय बर्थ, जिसको बोलते हैं कॉन्जेनाइटल, वो होता है एक्टिनेट रिसेसिव डिसऑर्डर। और जो बाय आफ्टर बर्थ होता है उसको बोलते हैं एक्वायर्ड, नाइट ब्लाइंडनेस एक्वायर्ड भी होता है बाय बर्थ। विटामिन डी की नहीं लोगे ज्यादा तो विटामिन डी की कमी से भी हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ये सब विटामिन डी नहीं, सॉरी विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से, विटामिन डी की कमी से तो ये सूडो रिकेट्स होगा, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। तो वो खैर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो अब हम बताते हैं न्यूमेरिकल। हाँ, इस सब का एग्जांपल का बताए थे, इसमें एक एग्जांपल बोले थे याद रखने के लिए, एसआरवाई जीन वाला याद रखते हैं ना, एक्सप्लेन लिखते थे। और हाँ, एसआरवाई जीन, और इसका एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, एक आध था तो तुमने बताए थे, इसका भी एक आध एग्जांपल याद रखना, ठीक है। कुल मिला के अभी हमको समझना है हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस का न्यूमेरिकल एस्पेक्ट क्या है। ये सब बात हम प्रीवियस क्लास में कर चुके थे, सारे एग्जांपल बता दिए थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, पहले बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस, देन हीमोफीलिया, देन दोनों का एक सब कंबाइंड न्यूमेरिकल देखते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस एग्जाम में भी आता है, तुम्हारा बोर्ड में भी पूछता है कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस को किसने डिस्कवर किया। तो सबसे पहला बात तो कलर ब्लाइंडनेस डिस्कवर किसने किया था, तो हॉर्नर ने, डिस्कवर्ड बाय हॉर्नर, मतलब इसकी स्टडी किसने की थी, हॉर्नर ने की थी। दूसरा पॉइंट कि कलर ब्लाइंडनेस कैसा डिसऑर्डर है, तो ये एक्स लिंक्ड
अभी बताया है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। होता क्या है कलर ब्लाइंडनेस, देखो होता क्या है ना, इसमें लोग अंधे नहीं होते, ऐसा नहीं कि उनको कोई ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिख रहा है, नहीं, इसमें कुछ पर्टिकुलर बेसिक कलर, खास करके 3 कलर, कौन कौन, तो एक रेड, एक ब्लू और एक ग्रीन, खास करके ये 3 बेसिक कलर नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो ये 3 बेसिक कलर कब नहीं दिखेंगे, ऐसा नहीं कि उनके सामने कोई बहुत सारा खून गिरा हो वो उनको लाल नहीं दिख रहा है, नहीं, वो क्या होता है ना, जब लाल, ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन उनके सामने रख दिया जाए तो वो नहीं पहचान पाएंगे इसमें कौन ग्रीन है कौन ब्लू है, स्पेशली ब्लू और ग्रीन को तब तुम भी नहीं पहचान पाओगे अगर कलर ब्लाइंडनेस होगा, नहीं तो बहुत गौर से देखोगे तो बता दोगे इसमें ग्रीन कौन है और कौन ब्लू है। और कई सारे लोगों को अगर कलर ब्लाइंडनेस होता है तो फिर वो रेड भी नहीं पहचान पाते। तो अ मिक्सचर ऑफ कलर में वो रेड, ब्लू और ग्रीन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, और यही डिफ्रेंशिएट करने की जो एबिलिटी खो जाती है इसी को कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। और इसी बिहाफ पे फिर ये कलर ब्लाइंडनेस 3 प्रकार का होता है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख लेना कि रेड कलर में नहीं दिखता तो क्या बोलते, ग्रीन में नहीं दिखता तो क्या बोलते, जैसे रेड में नहीं दिखता तो उसको बोलते हैं प्रोटेनोपिया, प्रोटेनोपिया। ब्लू कलर नहीं दिखता, ग्रीन कलर नहीं दिखता तो बोलते हैं ड्यूटेरोनोपिया, ड्यूटेरोनोपिया। और ऐसे ही ब्लू कलर नहीं दिखता तो बोलते हैं हम लोग ट्राइटेनोपिया, ठीक है। ये तीन अब भाई याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं यार, कोई नहीं पूछता ये, ठीक है, अपने हिसाब से चीज बना लेना। प्रोटेनोपिया रेड कलर ब्लाइंडनेस होता है, ट्राइटेनोपिया ब्लू कलर ब्लाइंडनेस होता है, ड्यूटेरोनोपिया ग्रीन ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होता है। उसको पूछना होगा तो यही पूछेगा कि कलर ब्लाइंडनेस का न्यूमेरिकल नहीं पूछ लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि उसको ये कलर नहीं दिख रहा प्रॉपर्ली। अच्छा, पता कैसे करते हैं कलर ब्लाइंडनेस हो गया उसको, पता है एक कार्ड आता है जिसको बोलते हैं इशारा कार्ड, इस टाइप का होता है, ठीक है। और उसमें इसी टाइप का, ये मान लो ना, ये इशारा कार्ड यही है, ठीक है। इशारा कार्ड जिस पर्सन का चेक कर रहा है कि इसको कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं है, उस पर्सन के आई के 40 इंच डिस्टेंस पर 15 सेकेंड के लिए रखते हैं। अब भाई बहुत देर तक रखोगे तो यार कोई भी पहचान लेगा ये, हाँ ये तो ग्रीन है वो तो ब्लू है। 15 सेकंड तक उसकी आंखों के सामने रखा जाता है, बोला जाता है कौन सा कलर कौन है पहचानिए। 40 इंच का डिस्टेंस पर रखते हैं, अगर पहचान गया बंदा तो 40 इंच नाप लो कितना है 40 इंच। तो अगर 40 इंच पर रखने में 15 सेकंड के अंदर वो बंदा पहचान गया तो उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, नहीं पहचान पाया तो उसको है कलर ब्लाइंडनेस। अरे क्या करेंगे पता लगा के, अरे वाला हमको कलर ब्लाइंडनेस है, हमको क्या फर्क पड़ता है, हम पढ़ा है हमारा कम पढ़ाना, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो मान लो ट्रैफिक पुलिस में जाना है उसको दिन रात खेलना ही ऐसी 3 कलर से, एक येलो भी है इसमें, खास करके रेड ग्रीन और येलो तो है ही, कई सारे ब्लू भी सिंबल आ चुके हैं मार्केट में। जिसको मान लो नेवी में जाना है उसको तो लाल सिग्नल ग्रीन सिग्नल भाई बहुत ज्यादा पहचानना पड़ेगा दूर से ही, कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है उसको, हो सकता है ना दिखे, वो एक एरो में ऐसे ऐसे लगा रहता है खंभे में, याद करो रेड ग्रीन येलो, पता नहीं चलेगा कौन सा जला, जला रेड है पता चल गया, ग्रीन जला है हवाई जहाज उड़ा देगा ले। तो जिसको डिफेंस में जाना है, जिसको ऐसा वर्क करना है, जिसको डॉक्टर बनना है, क्या फर्क पड़ता है खून लाल है, लाल है मतलब दिखता है लाल है, खून में थोड़ी पता है कि लाल है कि गुलाबी है। जिसको ऐसी जगह जाना है जहाँ जहाँ कलर का बहुत सिग्निफिकेंस है, कि थोड़ा सा भी अगर वो कलर को गलत पहचान लिया, मिस्टेक हो गया तो गड़बड़ हो सकती है, तो ऐसे पर्सन का कलर ब्लाइंडनेस चेक कराया जाता है भर्ती करने से पहले, ठीक है। और तो याद रखना ये क्या होता है, इशारा कार्ड होता है, ठीक है। 40 इंच पर 15 सेकंड के लिए रखते हैं और पहचान लेते हैं कि पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं है। चलो ये सब तो बता दिया इसका थ्योरेटिकल पॉइंट, अब आते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट पर। अगर हमने कहा है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब ये डिसऑर्डर तब अपीयर होगा जब एक्स लिंक्ड जीन रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट हो। भाई एक्स लिंक्ड जीन रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट हो तो एक्स लिंक्ड जीन तो मतलब एक्स क्रोमोसोम पर मिलता है, एक्स क्रोमोसोम तो मेल फीमेल दोनों में ही मिलता है, तो फिर इसका जीनोटाइप किस तरीके से पॉसिबल होगा, आओ देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जीनोटाइप फॉर कलर ब्लाइंडनेस, फॉर जीन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, कलर
ब्लाइंडनेस। तो देखते हैं भाई कैसे, मेल फीमेल दोनों का अलग अलग देख लेते हैं। ये मान लो फीमेल का देख लेते हैं पहले, इधर मेल का देख लेते हैं। अब भाई अगर मेल है फीमेल है तो फीमेल में तो इस टाइप का जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट होता है एक्स 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 ही हो सकता है, मतलब क्रोमोसोम है ये एक्स है। तो हो सकता है भाई देखो इसी पे जीन होगा, तो अगर दोनों जीन रिसेसिव फॉर्म में आया, मतलब स्मॉल सी के फॉर्म में आ गया तो ही डिसऑर्डर होगा। चूंकि अब ये देखना, ये जीन जो है एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, इसलिए इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, एक्स के माथे पर सी रिप्रेजेंट करने के बताए थे। तो अगर वो रिसेसिव कंडीशन में है तभी होगा डिसऑर्डर। अब भाई अगर ऐसा है कि आप जानते हो कि डिप्लॉयड ऑरिजिन के अंदर किसी भी जीन का 2 गो अलील पाया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि तो 3 टाइप का कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि अगर इसका डोमिनेंट एलील भी होगा, रिसेसिव एलील होगा, तो इससे तो 3 टाइप का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये हो सकता है फीमेल एक्ससी वाली हो, या फिर हो सकता है फीमेल एक्ससी या एक्स स्मॉल सी वाली हो, या हो सकता है फीमेल एक्स स्मॉल सी वाली हो। अब इस कंडीशन में बताएगा ईरान ये क्या है, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस या डोमिनेंट या रिसेसिव या हेमिजाइगस, क्या होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट। तुम बताओ जी ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट रिसेसिव है क्या? होमोजाइगस नहीं, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। तुम बताओ जी ईरान ये क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस रिसेसिव। और अभी आपने कहा कि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, और सुन लीजिए रिसेसिव डिसऑर्डर तभी होता है जब वो होमोजाइगस, अरे रिसेसिव अपने आप को अपीयर ही कब करता है, रिसेसिव अपने आप को अपीयर होमोजाइगस में सिर्फ करता है, बताए थे रिसेसिव में। तो अगर उसको डिसऑर्डर काउज कराना है, तो डिसऑर्डर काउज कराने के लिए जब दोनों स्मॉल सी यानी कि दोनों रिसेसिव एलील आएगा, तो कुछ ऐसा नहीं बन पाएगा जिसकी वजह से आप देख पाते थे, कलर को डिफरेंशिएट कर पाते थे। इसका मतलब आपको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा अगर दोनों रिसेसिव में आएंगे तब। अगर दोनों डोमिनेंट आ गए तब तो वो चीज बन जाएगा जिससे आप कलर को डिफरेंशिएट कर पा रहे थे। अगर एक भी डोमिनेंट आ गया तो भी वो चीज बन जाएगा जिससे आप कलर को डिफरेंशिएट कर पा रहे थे। इसका मतलब जब होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म आएगा तभी वो फीमेल को क्या होगा, वो कलर ब्लाइंड फीमेल कहलाएगी। यस और नो? अरे बोलो, नहीं समझ में आया? आगे सर। इसको समझ में आया? तुम कहे जी तो हाँ या ना बोला करो ना, अगर समझ में आता है तो हाँ ना बोला करो, नहीं आता है तो डायरेक्ट बोलो समझ में नहीं आया, मन में खिचड़ी पकाने से नहीं चलता है काम। नहीं क्या नहीं आया समझ में, बोलो। मुझसे पूछ रहे सर? नहीं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, तुमको क्या नहीं आया समझ में, तो तुम्ही को बोल रहे हैं ना, हाँ या ना बोला करो। नेक्स्ट, अभी आपने कहा कि होमोजाइगस कंडीशन में कलर बैंड नहीं, मतलब ये नॉर्मल फीमेल है, ये क्या है, नॉर्मल फीमेल है भाई। अब बात आता है सर इसका क्या बोलोगे आप? तो देखो ये नॉर्मल भी नहीं है, ये कलर ब्रांड भी नहीं है, लेकिन अगर फिनोटाइप के बेसिस पर बोला जाए तो आप इसको बोलोगे कैरियर। फिनोटाइप के बेसिस पे इसको नॉर्मल बोलोगे, और जीनोटाइप के बेसिस पे इसको बोलोगे कैरियर, क्योंकि यह एक अलील को कैरी करती है, अगले जनरेशन में एक अलील कंट्रीब्यूट कर सकती है, क्योंकि गैविट बनाने के दौरान एक अलील जाता है नेक्स्ट जनरेशन में। तो इसको आप क्या बोलोगे, नॉर्मल कैरियर फीमेल। नॉर्मल वर्ड कर रहा है कि इसको ये अंधी कलर ब्लाइंड नहीं है, लेकिन कैरियर वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके पास एक अलील है, क्योंकि हेटेरोजाइगस है। तो फीमेल का जीनोटाइप समझ में आ गया, न्यूमेरिकल में काम आएगा भैया, आगे समझ में? यस सर। चलो अब आते हैं मेल का। अरे भाई मेल का तो अगर पॉसिबल है तो मेल के पास एक्स वाई होता है, और अभी आपने बताया कि वाई पर ये जीन होता ही नहीं है, एक्स पर होता है। तो भाई इसके पास दो ही तरीके का पॉसिबिलिटी हो सकता है कि एक्स के माथे पे हो सकता है कैपिटल सी हो, और एक्स के माथे पे हो सकता है स्मॉल सी हो, और कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता यहाँ, क्योंकि यहाँ हेमीजाइगस कंडीशन है। हाँ अब बताएगा इरहान, पहला वाला कौन सा हेमीजाइगस है, हेमीजाइगस डोमिनेंट या रिसेसिव? हेमीजाइगस डोमिनेंट। हेमीजाइगस डोमिनेंट। तुम बताओगे ये क्या हेमीजाइगस डोमिनेंट या रिसेसिव? हेमीजाइगस रिसेसिव। और बताओ डिसऑर्डर कब होता है, ये रिसेसिव के केस में होता है। अब तुम बोलोगे सर, आप तो बोले कि तब ये डिसऑर्डर काउज कराता है जब दोनों स्मॉल सी के फॉर्म, अरे हम कह रहे हैं कि एक भी कैपिटल सी नहीं हो तब होता है डिसऑर्डर। तो फीमेल में एक भी कैपिटल सी तब नहीं होगा जब ये कंडीशन हो, लेकिन मेल में
ये एक दूसरा एलील उसका होता नहीं, क्योंकि हेमीजाइगस कंडीशन है ना। ये किस रीजन में प्रेजेंट है? नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के बीच में प्रेजेंट है। तो एक ही सी आएगा यहाँ पर, और वो अगर स्मॉल सी आ गया तो पक्का है कि वो चीज नहीं बना जिससे उसको देखने में हेल्प मिलता था कलर को। तो इसका मतलब है कि वो कलर ब्लाइंडेड है। इसका मतलब वो इसी केस में सिर्फ कलर ब्लाइंड होगा, कलर ब्लाइंड मेल। समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं इरहान? यस सर। अच्छा, इस केस में वो क्यों नहीं होगा? अरे हम बोल तो रहे ए को भी अगर डोमिनेंट एलील आ गया तो वो पर्टिकुलर वो फैक्टर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना देगा जिससे आप कलर देख पाते हो। तो इसका मतलब नॉर्मल मेल होगा। और यहाँ पे कैरियर का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हेटेरोजाइगस का केस ही नहीं आएगा मेल में, क्योंकि ये हेमीजाइगस कंडीशन रिप्रेजेंट करता है, तो ये नॉर्मल मेल होगा। देखो भैया, अगर ये जीनोटाइप समझ में आया तभी तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कराओगे। सारा न्यूमेरिकल का आंसर इस जीनोटाइप में ही छिपा है। बोलो, समझ में आया? हाँ। अरे बोलो। यस सर। अब देखो, यस सर। इसमें क्या है कि तुम ये चीज नोट्स में ऐड कर लेना। ये सब चीज नोट्स में शायद ऐड किया हुआ नहीं होगा, तो तुम ये चीज ऐड कर लेना। लो, हम खुद ही फोटो खींच देते हैं, सबको हम सेंड कर देंगे। नहीं, ये हेमीजाइगस हेटेरोजाइगस ये नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये चीज लिख लोगे तो बाद में सही रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्या है? अभी न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे, सारे न्यूमेरिकल करेंगे। अब आते हैं पहले हीमोफीलिया। समझना हीमोफीलिया ध्यान से। हीमोफीलिया में थोड़ा बहुत कहानी भी है, सुना देंगे, वैसे कहानी किसी काम का नहीं है, ठीक है? हीमोफीलिया 3 टाइप का होता है, डिस्कस करेंगे अभी 3 टाइप का कौन कौन है, ठीक है? पहले तो हीमोफीलिया के बारे में वो पॉइंट जो आपसे वर्बली पूछ लिया जाएगा। हीमोफीलिया को किसने ढूंढा है? तो हीमोफीलिया को जॉन ऑटो ने ढूंढा है। किसने? जॉन ऑटो। ये ऑटो चलाने वाले नहीं है, ये जॉन ऑटो ने इसको ढूंढा है, ठीक है? अब हम पॉइंट जो डिस्कस करेंगे इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ये बना लेते हैं। 3 टाइप का हीमोफीलिया होता है। एक होता है हीमोफीलिया ए, एक होता है हीमोफीलिया बी, और एक होता है हीमोफीलिया। ज्यादा कहानी सुनाने का मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस न्यूमेरिकल एस्पेक्ट बताना है। ए बी सी क्यों नाम पड़ा, आपके किसी काम का नहीं है। मैं कहानी सुनाने थोड़ी आऊँ यहाँ पे, मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सिखाने आऊँ। कहानी आपसे कोई पूछेगा, पूछता तो हम बताते, पूछता तो जरूर बताते। कहानी आपसे कोई नहीं पूछेगा। अरे यार, क्या हो रहा है यार, मान जाओ। चलो, हाँ, पहली बात कि इस हीमोफीलिया को एक और नाम से जानते हैं, ब्लीडर्स डिजीज। ब्लीडर्स डिजीज के नाम से जानते हैं। पता क्यों जानते हैं ब्लीडर्स डिजीज के नाम से? पता है, यदि अगर मेरे स्किन में, मान लो ये स्किन है, स्किन के नीचे ब्लड वेसल्स होती है। आप लोग पढ़े हो सर्कुलेटरी, आपको मैंने बताया कि हर जगह ब्लड सर्कुलेट हो रहा है ब्लड वेसल्स के मदद से। अगर मान लो कि मेरे स्किन में कट लग जाए अभी, और ब्लड वेसल्स तक कट लग जाए, तो पक्का है कि ब्लड निकलेगा यहाँ से। लेकिन लगभग लगभग, अगर बहुत ज्यादा आपका इम्यूनिटी अच्छा होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत अच्छा पावरफुल होगा, तो 2 मिनट के अंदर तक ब्लड क्लॉट हो जाएगा। पूरा मैकेनिज्म आपको पढ़ाया, याद कीजिए, ब्लड क्लॉटिंग। अगर बहुत ज्यादा लेट लगेगा तो हो सकता है 5 से 6 मिनट तक टाइम ले ले, लेकिन 7वें 8वें मिनट तक ब्लड क्लॉट हो जाता है नेचुरली। बस आप थोड़ा सा ब्लड फ्लो होने से उसको रोक दो दबा के, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। वो पूरा क्लॉटिंग का मैकेनिज्म पढ़ो, वो यहाँ पढ़ाना होता भी नहीं है, वो सर्कुलेटरी में पढ़ाना होता है। तो नॉर्मल मैकेनिज्म। लेकिन वो याद कीजिए, आपको एक बात बोले थे कि ब्लड क्लॉटिंग में टोटल 13 को ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्व होता है। याद कीजिए, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। बोले थे नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि ब्लड क्लॉटिंग टोटल 13 को इन्वॉल्व होता है। और ये भी बताए थे वो सारे के सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन होते हैं, याद कीजिए। और ये भी बताए थे कि वो एकदम सीक्वेंस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, एकदम कैस्केड मैनर में रिएक्शन शो करते हैं, एंड देन फाइनली जाके ब्लड क्लॉटिंग होता है। तो ये अगर प्रोटीन है तो इसको बनाने वाला कोई ना कोई जीन होगा।
और पता है वो अलग, देखो आप हूँ मत करो, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो ना करो, हूँ करते बीच में डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। तो 13 को क्लॉटिंग फैक्टर है, अगर ये प्रोटीन है तो प्रोटीन को बनाने वाला कोई ना कोई जीन होगा, और उस पर्टिकुलर जीन को उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर से हम बोल देंगे कि फलाने क्लॉटिंग फैक्टर को बनाने वाला जीन है। अगर वो जीन रिसेसिव फॉर्म में आ गया तो क्या लगता है आपको कि अगर वो रिसेसिव फॉर्म में आ जाएगा तो क्या क्लॉटिंग फैक्टर बनेगा वो पर्टिकुलर क्लॉटिंग फैक्टर, यस और नो? नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8, या मैं कह रहा हूं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9, या फिर मैं कह रहा हूं कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 11। अगर मैंने ऐसा कहा कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8, और यदि मैंने ऐसा कहा कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 11, और यदि मैंने ऐसा कहा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 एंड 11, और इसका कोई ना कोई पर्टिकुलर नाम होगा, मैं बता देता हूं, याद रख लेना अगर रखा हो तो। AMH, AHG, सॉरी AHG, PTC और PTA, PTC और PTA फुल फॉर्म नोट्स में लिखा है, मैं बता देता हूँ। PTA फुल फॉर्म नोट्स में लिखा है, मैं बता देता हूँ। एंटी हीमोफिलिक, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन क्लोटिंग फैक्टर 8 का नाम होता है। क्लोटिंग फैक्टर 9 का नाम होता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, इसका नाम होता है PTA है, ये नहीं PTA, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, ठीक है, नाम है। नाम याद आ जाए तो अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि हीमोफीलिया का ब्लड फैक्टर एटलीस्ट नाम याद होना चाहिए। अब बात ये है कि भाई सभी को बनाने वाला कोई ना कोई जीन होगा, जाहिर सी बात है, इसको आप बोलोगे जीन फॉर क्लॉटिंग फैक्टर 8, इसको आप बोलोगे जीन फॉर क्लॉटिंग फैक्टर 9, और इसको आप बोलोगे जीन फॉर क्लॉटिंग फैक्टर 11। मैं कह रहा हूं कि इस सभी जीन जो ये मैंने 8, 9 और 11 की बात करी है, ये जीन एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते हैं, एक्स क्रोमोसोम पर। अब अगर ये एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड है तो आप, चूंकि ये हीमोफीलिया से रिलेटेड जीन है, तो आप इसको एच, कैपिटल एच या स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर लोगे, क्योंकि उसका 2 एलील होता होगा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर, ह्यूमन के अंदर आप बात कर रहे हो। तो इसका मतलब फिर से आप वहां पे वही पे केस बात करोगे कि एक्स एच एच फलाना दिखाना। तो अभी आप न्यूमेरिकल एस्पेक्ट तो समझोगे ही समझोगे, लेकिन पहले ये समझो कि किस पर्टिकुलर केस में क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर पर्टिकुलर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, होती रहेगी। नॉर्मली 2 मिनट से लेकर 5 से 6 मिनट तक में क्लॉटिंग हो जाता है। और अगर कोई एक पर्टिकुलर क्लॉटिंग फैक्टर भी नहीं रहा, अलग अलग केस में अलग अलग क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता, तो ब्लीडिंग होती रहेगी, क्लॉट होगा या नहीं, और आधे घंटे में जाकर ब्लीडिंग रुकेगी। आधे घंटे में तो इतना ब्लड लॉस हो चुका होगा कि पर्सन का डेथ हो जाएगा। तो पर्सन को प्रॉब्लम नहीं है अगर वो पर्टिकुलर रिसेसिव एलील लेकर आ गया, प्रॉब्लम तब नहीं है, प्रॉब्लम तब है जब वो उसको कट लग जाए और मेडिकल फैसिलिटी उसको तुरंत अवेलेबल ना हो, मर जाएगा पर्सन। आधे घंटे तक ब्लड क्लॉट नहीं होगा और ब्लड लॉस होता रहेगा, पर्सन मर जाएगा। अब हम देखते हैं कि किस केस में आप किस हीमोफीलिया को क्या बोलते हो, ठीक है। देखिए हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, ये दोनों तो वही है, क्या, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, दोनों वही है। हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी दोनों वही है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। मगर हीमोफीलिया सी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, सॉरी, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अब देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का आपसे यहाँ पर न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, कहाँ पूछा जाएगा, हम बताएंगे आपको पेडिग्री में, ठीक है, अभी नहीं पूछेंगे, अभी तो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर हमको पढ़ना है, ठीक है, ऑटोसोमल का थोड़ी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अब आपके सामने एक वर्ड रखा जाए हीमोफीलिया, तो आप क्या बोलोगे उसको कि क्या है वो, तो आप बोलोगे हीमोफीलिया तो फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर भी हो सकता है और ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है। तो फिर एक चूज करना हो तो क्या चूज करोगे, बोलो, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। क्यों चूज करोगे, ये नहीं कि ज्यादातर केस ये है हीमोफीलिया ए और बी, नहीं, मैं बताता हूँ क्यों चूज करोगे।
अगर हीमोफीलिया की बात करोगे ना तो मोस्ट कॉमन हीमोफीलिया ए है। अब जब मोस्ट कॉमन हीमोफीलिया है तो हीमोफीलिया के बारे में आप सीधा सीधी सोचोगे ए के बारे में, और ए कैसा है, एक्सिडेंट रिसेसिव है, इसलिए आप क्या सोचोगे कि वो एक्सिडेंट रिसेसिव होगा। और हीमोफीलिया बी रेयर है, ये नहीं होता, लेस कॉमन है, ऐसा नहीं कि ये हो जल्दी से, ये बहुत रेयर है, मतलब लेस कॉमन है ये बोलो। और हीमोफीलिया सी ये तो वेरी वेरी रेयर है, ये तो शायद ही कहीं किसी के अंदर मिले, ठीक है। और यहाँ पर पता है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हीमोफीलिया ए जो है ना, हीमोफीलिया ए एब्सोल्यूट लिथैलिटी शो करता है, एब्सोल्यूट लिथैलिटी शो करता है। बताते हैं क्या, अगर हीमोफीलिया ए आ जाए किसी के अंदर जीनोटाइप, मतलब कि ऐसा कि इस पर्टिकुलर जीन का दोनों रिसेसिव फॉर्म आ जाए एच एच स्मॉल एस एच स्मॉल एच, तो उस केस में ये लड़की पैदा ही नहीं होगी, जन्म से पहले ही मर जाएगी। अभी तक इसका मॉलिक्यूलर कारण पता नहीं है कि जब पैदा ही नहीं हुई तो उसको कट तो लगा नहीं, तो वो मर कैसे गई। इसका जेनेटिकल कारण पता है कि XHH की वजह से मर जा रही है, क्योंकि ये केस रिपोर्ट किए गए हैं, जेनेटिकल पेडिग्री बनाकर फैमिली के अंदर रिपोर्ट किए गए हैं कि इसकी बच्ची क्यों मरी। तो इसकी बच्ची इसलिए मरी कि इसके बाप और इसके माई दोनों में XHH एक गुट था। हो सकता है माई को दोनों भी हो, माई को दोनों हो ही नहीं सकता क्योंकि माई मर जाती फिर जिंदा कैसे होगी। लेकिन इतना है कि बाप माई दोनों में एक XHH होगा, इसलिए बच्ची में आया और बच्ची जन्म से पहले ही मर गई। अब मर क्यों गई ये इसका जेनेटिकल कारण पता है, इसका मतलब कि मॉलिक्यूलर कारण अभी तक पता नहीं है, सिम्टम्स भी नहीं पता है क्या क्या हुआ उसको अंदर में, लेकिन पता चला मरी भी पता हुई है। तो आपसे कोई नहीं पूछने जा रहा है कि एब्सोल्यूट लिथैलिटी ये कैसे शो की, लेकिन जन्म के पहले मर गई, तो आप बोलोगे कि ये एब्सोल्यूट लिथैलिटी शो करती है। याद कीजिए लिथैलिटी में मैंने बोला था ये बात कि हीमोफीलिया ए एब्सोल्यूट लिथैलिटी का एग्जाम्पल है और ये सब लिथैलिटी का एग्जाम्पल है, याद करो बोला था। क्योंकि ये जन्म के बाद मतलब जन्म तो ले लेगी, लेकिन ये मैच्योरिटी के पहले मर सकती है, लेकिन तब जब ब्लीडिंग लगेगा तब, इसीलिए इसको आप सब लिथैलिटी बोलो तो ज्यादा सही नहीं है, मत बोलो क्योंकि इसको कट लगेगा तभी ये मरेगी। लेकिन इसको आप धड़ल्ले क्या बोल सकते हो, एब्सोल्यूट लिथैलिटी। तो ये इसके थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट से कभी कदार क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन न्यूमेरिकल एस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और देखते हैं, जैसे हमने कलर ब्लाइंडनेस का न्यूमेरिकल एस्पेक्ट देखा ना जीनोटाइप, वैसे हीमोफीलिया का भी देख लेते हैं न्यूमेरिकल एस्पेक्ट, फिर दमादम क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा, ठीक है। देखिए हम क्या लिखने जा रहे हैं, जीनोटाइप ऑफ क्या, जीनोटाइप ऑफ जीन फॉर हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया के लिए जीनोटाइप। फिर से वही वाली बात है, मेल फीमेल दोनों के लिए अलग अलग लिखोगे आप, फीमेल और मेल, सेम वही कंडीशन आएगा, बस यहाँ पे कुछ पॉइंट नया आएगा कि यहाँ पे मर जाती है, कलर ब्लाइंडनेस में मरती नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन है, मतलब डिसऑर्डर है, तो ये एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड होगा इसका जीन। तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है अरेंजमेंट का कि एक्स एच कैपिटल एच आए, या ये हो सकता है कि एक्स कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच आए, या ये हो सकता है कि एक्स स्मॉल एच और स्मॉल एच है। इधर क्या हो सकता है कि एक्स कैपिटल एच और वाई हो सकता है, और एक्स स्मॉल एच और वाई हो सकता है, ठीक है। तो चलो इरहान बताएगा ये कौन सा केस है, होमोजाइगस, डोमिनेंट, वो रेसेसिव, हेमीजाइगस, ये सब बताना है, अल्टरनेट मेथड में दोनों आंसर दोगे, ठीक है। चलो पहले इरहान बताओ, एक्स एच एच क्या होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट। देखो ये पॉइंट नोट्स में नहीं होगा, अगर तो ऐड कर लेना, नोट्स में आई थिंक की नहीं दे रखा है, ठीक है, तो ऐड कर लेना, बाकी हम बहुत कुछ ऐड करने का कोशिश किए। होमोजाइगस डोमिनेंट, डोमिनेंट। हाँ ये क्या होगा तुम बोलो, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ये क्या होगा जी, होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस रिसेसिव, ये क्या होगा, हेमीजाइगस डोमिनेंट, और ये क्या होगा, हेमीजाइगस रिसेसिव। हेमीजाइगस रिसेसिव। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं क्या कि किसको होगा हीमोफीलिया और किसको नहीं होगा। किसको होगा हीमोफीलिया, ईरान, नो सर। नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल फीमेल है। नहीं। इसको होगा जी हीमोफीलिया, नॉर्मल कैरियर, मतलब इसको
पता है ये वाला जो पर्टिकुलर जीनोटाइप है ना, एक्स कैपिटल एच स्मॉल एच, यही शो करेगी क्या पता है, इसको हेमोफिलिया हेमोफिलिया बी। है, कहने का मतलब कि है, लेकिन ये जन्म के पहले नहीं मरेगी, मतलब ये एब्सोल्यूट लेथैलिटी शो नहीं करेगी। मतलब यही वाला केस मिलेगा हेमोफिलिया बी में, क्योंकि ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। मतलब इसको कट लग जाएगा ना, अभी तो हम सिंपल हेमोफिलिया लिख रहे हैं, ए बी तो लिख नहीं रहे हैं, तो अगर इसको कट लग जाएगा ना तो कल को ये मर सकती है। लेकिन ये अगर ये इस वाले के बारे में बात करो, इसको क्या था, हिमोफिलिया था, यस हीमोफिलिक सर। फीमेल, और ये क्या हो गई, मर गई, डाइड, मतलब इसका डेथ हो गया इन एम्ब्रियोनिक लाइफ, इन एम्ब्रियोनिक लाइफ। अब समझना यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में ट्विस्टिंग आता है, ठीक है, पहले मेल का भी लिख लेते हैं। मेल में इसको क्या होगा, नॉर्मल मेल होगा, यस और नो, यस सर। नॉर्मल मेल, और ये हीमोफिलिक मेल होगा, हीमोफिलिक मेल होगा। अब मेल। समझना जो हम बोलेंगे ये चीज ध्यान से सुनना, जो ध्यान से सुनेगा उसको समझ में आएगा, और न्यूमेरिकल नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ लिखा मिले हीमोफिलिक पर्सन, क्या लिखा मिले, हीमोफिलिक पर्सन। अब पहली बात, हीमोफिलिक पर्सन बोला तो कौन सा हीमोफिलिया, ए बी सी क्या, तो कुछ नहीं लिखा हो एबीसी के बारे में तो आप ए मान के सॉल्व करोगे, क्योंकि मोस्ट कॉमन वही होता है। पहली बात कि आप हीमोफिलिया ए अपने मन से मान लेना, क्योंकि मोस्ट कॉमन वही होता है। दूसरी बात, हीमोफिलिक पर्सन लिखा है तो यहाँ पे चक्कर पड़ता है, हीमोफिलिक पर्सन मेल तो जिंदा हो सकता है, फीमेल तो मर जाती है ना, फीमेल तो जिंदा नहीं हो सकती, फिर वो कहेगा कि हीमोफिलिक पर्सन इज मैरिड विथ, या फिर ये भी लिख देता है कभी कभी कि हीमोफिलिक फीमेल इज मैरिड विथ फलाना मेल। तो भाई अगर शादी कर रही है तो तुम ऑब्जेक्शन मत खड़ा करना कि उसका आत्मा थोड़ी शादी करेगी, ये ऑब्जेक्शन खड़ा मत करना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, पता है क्या मान के कि अच्छा वो इसके बारे में बात कर रहा है, हाँ वो इसके बारे में बात कर रहा है। अगर बाई चांस इसके से भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, सुनना हम क्या बोल रहे हैं, अगर इसके क्रॉस कराने से आंसर मैच ना करे तो आप इसको जिंदा मान लेना और इससे आप क्वेश्चन सॉल्व करा के आंसर दे देना। आपसे कोई नहीं बोलेगा कि उसके आत्मा का शादी इसके आदमी से कैसे करा दिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे उसका डायग्नोसिस नहीं पूछा है, आपसे वो जेनेटिक काउज मतलब जेनेटिक न्यूमेरिकल पूछ रहा है, मतलब जेनेटिक प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। आप करा देना शादी, ये ऑब्जेक्शन मत लगाना कि ये तो मर गई। लेकिन हाँ वही बात है कि हीमोफिलिक फीमेल लिखने से पहले क्वेश्चन वाले को भी सोचना चाहिए कि ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, हीमोफिलिक फीमेल किससे शादी करे, वो तो पैदा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि पहला प्रायोरिटी आप क्या करना कि इससे सॉल्व करा के देखना, अगर आंसर मिल जाए तो आंसर उससे दे देना, नहीं तो इससे सॉल्व। अब तुम बोलोगे सर अगर दोनों का आंसर से ऑप्शन हो तो देखो ऐसा क्वेश्चन कंट्राडिक्टरी होता है, लेकिन अगर दोनों के क्रॉस से आंसर हो तब आप इसी को आंसर देना, मैंने कहा ना कि आप इसको जिंदा मान लेना, तो सबसे पहले आप क्या करना, इसी से क्रॉस कराना, जब भी ऐसा वर्ड लिखा मिले हेमोफिलिक फीमेल तो आप जिंदा मान के इससे क्रॉस कराओ आराम से। अगर बाई चांस इससे क्रॉस कराने से ऑप्शन ही नहीं मिला तो मतलब समझ आना कि क्वेश्चन वाला इसी को हेमोफिलिक बोल रहा है, क्योंकि एक कैरियर तो है ना। और पता है यही केस देखने को मिला था, अच्छा इधर वाले में हीमोफिलिक मेल फीमेल बोला, हीमोफिलिक मेल बोला है, तो इसको हीमोफिलिक कैसे बोला, कैरियर का तो चक्कर ही नहीं होता, इसको हीमोफिलिया कैसे है पता है, इस लड़के को अगर कल को कट लग जाएगा ना तो ये मर जाएगा, इस लड़की का भी वही चक्कर, इसलिए इसको हीमोफिलिक बोलते हैं। इसको कल को कट लग जाएगा ना, कट लगेगा मेडिकल फैसिलिटी ना मिले तो ये कल को मर जाएगी ब्लीडिंग से, और ये तो खैर एम्ब्रियोनिक लाइफ में मर जाएगी, रीजन नहीं पता, कॉज नहीं पता कैसे मरती है, ठीक है, चल रहा है काम ढूंढने के लिए कि कैसे मरती है। तो कुल मिला के आपको क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पहले क्या सोचना है, अगर हेमोफिलिक बोला है, फीमेल बोला है, फीमेल बोल दिया हेमोफिलिक, तो आप क्या करोगे, पहले इसको लगा के सॉल्व करोगे, अगर ऑप्शन मैच नहीं किया तो इसको लगा के सॉल्व कर लोगे, और इसका ऑप्शन मिल गया तो इसी को टिक मार दोगे, और हेमोफिलिक मेल बोल दिया तब तो पॉसिबिलिटी सिर्फ यही है। क्लियर है, समझ गए ना सारा खेल क्या है, यस और नो। यस सर। तो इसमें भी यस आप सर। क्या करोगे कि इसको नोट्स में ऐड कर लोगे, इस पॉइंट को जीनोटाइप के साथ, ताकि मतलब आपका ये हो, इस लॉ में सभी बच्चों को भेज दूंगा ये। हाँ है ना, तो चलो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करें, आज तो टाइम हो गया है ना, तो
कल करोगे न्यूमेरिकल सॉल्व? दोपहर में। हाँ कल क्लास लगाऊंगा। हाँ सर। एक काम करो, कल तुम्हारा मॉर्निंग में क्लास है? कल सुबह सुबह नहीं है सर। नहीं है ना पक्का? 7:30 बजे। 7:30 बजे क्लास है? 1 मिनट देख लेता हूँ, कल कौन सा डे आज? हाँ जो है तुम्हारा नहीं सैटरडे सर, है? नहीं है, नहीं। नहीं है ना? नहीं है सर। तो नहीं। कल तुम्हारा हम क्लास लगा लेते हैं 7:30 से, 1 घंटा लगा लेते हैं, मेकअप हो जाएगा, बहुत पीछे हो ठीक। चुके हम लोग जेनेटिक्स में, क्या कहते हो? और कल हाँ। सेल रेस्पिरेशन का थ्योरी नहीं पढ़ाया जाएगा, केवल क्वेश्चन डिस्कस होगा। अच्छा ठीक है सर। सारा क्वेश्चन सभी बच्चे का कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो इसीलिए कल पहले हम हाँ लोग मॉर्निंग में क्या करेंगे, जेनेटिक्स का क्लास लेके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, जो पीछे हुआ मेकअप कर लेंगे, और कल फिर शाम में भी जेनेटिक्स का क्लास होगा, ठीक है? तो अभी इतना रहने दो, ठीक है सर। और ये सारा पॉइंट्स नोट से रिवाइज करके आना, ठीक है? अच्छा हाँ, एक कहानी बता देते हैं। ये जो हीमोफीलिया ए है ना, ये क्वीन विक्टोरिया नाम सुने होंगे। क्वीन विक्टोरिया के यहाँ ये केस पाया गया था, फीमेल मतलब क्वीन विक्टोरिया खुद ये थी कैरियर, ठीक है? तो उसको तो हीमोफीलिया नहीं था, और बाई चांस तो रानी थी तो उसको कभी कट तो नहीं लग सकता है ना यार, वो तो बहुत फुल प्रोटेक्शन में रहती होगी ना, युद्ध करने भी वो खुद तो जाती नहीं होगी, तो उसको कभी कट नहीं लगा। लेकिन उसके बच्चे के अंदर ऐसा पाया गया, बेटे के अंदर, बेटा वगैरह को अगर कट लग जाता था, क्योंकि बेटा वगैरह इधर उधर जाता था, तो बेटे वगैरह में कट लग जाने के साथ हीमोफीलिया का केस पाया गया, कई बेटे उसके इस तरीके से मारे भी गए हीमोफीलिया की वजह से। तो वहां से पता चला कि हीमोफीलिया का केस जो होता है, मेल के अंदर ये हीमोफीलिया काउज करा देता है, कट लगते ही। लेकिन फीमेल के अंदर भी ये हीमोफिलिक कैरियर है, ये हीमोफिलिक कैरियर है, मेल के अंदर इसको हीमोफिलिक कहते हैं डायरेक्ट, समझ रहे मेरी बात? तो यस सर। इस तरीके से इसीलिए हीमोफीलिया ए को हम लोग इस तरीके से ये भी बोलते हैं, उस फैमिली का ये था ना, क्वीन विक्टोरिया थी ना, इसलिए इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि वो रॉयल फैमिली में पाया गया था। एक तो ये, दूसरा हीमोफीलिया बी को क्रिश्चियन डिजीज के नाम से भी जानते हैं, इसका क्रिश्चियन धर्म से लेना देना है। जैसे इसमें हिस्ट्री इस रॉयल फैमिली में मिला था ना क्वीन विक्टोरिया में, वैसे हीमोफीलिया बी का केस रिपोर्ट किया गया था, क्रिश्चियन फैमिली के कई जनरेशन तक ये चला था। तो बस ये हिस्ट्री है, अगर याद रहे तो एज ऑब्जेक्टिव कहीं पूछ लेगा तुमको कोई, और अगर थ्योरी में बोर्ड में लिखना होगा तो सारे पॉइंट लिखोगे तो नंबर ज्यादा देगा, कि रॉयल डिजीज कहते हैं इसको, क्रिश्चियन डिजीज कहते हैं बी को। तो ये सब पॉइंट है। कल हम लोग क्या देखेंगे कुल मिला के, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट ऑफ हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है? चलो आज की क्लास में समाप्त करते हैं।